सो लेट्स सी वंस अगेन, मैंने आपको ये क्लियर किया कि जो रिजल्टेंट बन रहा है वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से लेके और दोनों के एडिशन के बीच में आ रहा है। हाँ क्रिश पूछो, क्या पूछना है आपको? सर ये एफ की वैल्यू कैसे निकाली सर आपने? मेरा थोड़ा नेट प्रॉब्लम है सर। देखो एफ की वैल्यू जब सेम डायरेक्शन में था तो आप देख सकते हो 4 + 3 7 हो गया, ऑपोजिट में था तो 4 - 3 1 हो गया। सर थर्ड पार्ट में। हाँ थर्ड पार्ट में कितना कितना है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। अगर दो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती तो आप क्या करते, √3² + 4² करते ना। तो बस यही समझा रहा हूँ कि जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को लेके कंफर्टेबल हो, ऐसे ही हर वेक्टर क्वांटिटी को लेके आपने कंफर्टेबल रहना है कि अगर वो परपेंडिकुलर आ गई तो क्या करना है, √(a² + b² करना है। तो वो सिखाऊंगा कैसे होगा, अभी तो मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है √3² + 4² करना है, दैट कम्स आउट टू बी 5। ठीक है डियर? तो मेन मुद्दे की बात ये थी कि स्केलर सम करते हुए तो 4 + 3 हमेशा 7 ही हो सकता है, लेकिन वेक्टर सम करते हुए 4 + 3 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इस बात पे डिपेंड करता है कि 4 और 3 के बीच में एंगल कितना है। सो एंगल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये चीज मुझे आपके दिमाग में डालनी थी कि वेक्टर एडिशन का मतलब एक्चुअली क्या है, दोनों के बीच का एंगल मैटर करने लगता है, किस डायरेक्शन में है, तो उसको कहते हैं कि डायरेक्शन का इफेक्ट आ रहा है। तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी समझाया। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली हमने डायरेक्शन क्यों बोली, अगर आपकी तरफ से देखते हुए राइट में करंट है, उसको आपने पॉजिटिव लिखा, तो जो करंट लेफ्ट में होगा उसे आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से करंट की डायरेक्शन बनती है, राइट में अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट में नेगेटिव है, ये बात समझनी पड़ती है। ठीक है? बट फिर भी उसका एडिशन कैसा होता है, स्केलर होता है। तो चलिए ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें सीखना था, हम समझ गए। अब आगे बात करते हैं। देखिए जरा, आपको क्या लगता है जो एरिया है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? जस्ट टेल मी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज एरिया, स्केलर और वेक्टर? एरिया, एरिया इज डैश क्वांटिटी, एरिया इज बोथ स्केलर एज वेल एज वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, समझाता हूं कैसे। अभी तक की नॉलेज के बेस पे अगर आपसे बात की जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे स्केलर ही बोलेंगे, आप कभी भी उसे वेक्टर एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपने 10th तक बहुत बार एरिया निकाला और कभी कोई डायरेक्शन का तो पंगा आया ही नहीं, भाई एरिया की क्या डायरेक्शन। लेकिन समझाना मेरे लिए अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि 12th में जाके आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे जिनमें एरिया की डायरेक्शन मैटर करेगी। मैं बहुत सिंपल वे में आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। ऐसे समझिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये ऊपर वाला ये सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया इसके परपेंडिकुलर डिफाइन करना पड़ता है इन सम कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ऊपर की तरफ है, तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम काउंट होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन ऑपोजिट काउंट होती है। ऐसा जब भी डील करना पड़ेगा तो एरिया को स्केलर नहीं डील कर पाएंगे, एरिया को वेक्टर ही डील करना पड़ेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इस बात को याद करना ही आपके लिए सफिशिएंट है कि एरिया इज वन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंसिडर्ड बोथ स्केलर एज वेल एज वेक्टर। हाँ, ये जरूर बताऊंगा आपको कि वेक्टर कहाँ पे कंसिडर करते हैं, स्केलर एज वेल एज वेक्टर। इसमें आप लिख दीजिए स्टार मार्क करके। तो वेक्टर फॉर फाइंडिंग फ्लक्स, वेक्टर फॉर फाइंडिंग फ्लक्स। अब आपके लिए फ्लक्स भी एक नया वर्ड है, बस इसको इतना ही रहने दो कि फ्लक्स भी कोई चीज होती है, जब आएगी तब सीखेंगे कि फ्लक्स जब फाइंड करना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना हो, चाहे वो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का फाइंड करना हो, तो उस समय वेक्टर को एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करना पड़ता है। बस इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके अकॉर्डिंग एंगल क्या है, एंगल क्या कहते हो, थीटा जो होता है, ये स्केलर है या वेक्टर है? तो माय डियर, एंगल इज, लिखते जाए आप, एंगल इज ए, यस अगम? सर ये स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकता है। हाँ शाबाश। एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी
very very small, when very very small, ठीक है। एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हेन वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एंगल को आप वेक्टर ट्रीट कर पाते हैं। whereas whereas it's a scalar, it's a scalar when large, when large। तो एंगल को आप एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वेक्टर सिर्फ तभी ट्रीट कर सकते हो जब ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। कितना छोटा, दैट कैन कम टू माइंड, नेग्लिजिबली स्मॉल, राइट, 0.1 डिग्री। रेडियन में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये आपसे कभी कहीं पे ना इस तरह का डिस्कशन नहीं आएगा कि क्या यहाँ पे एंगल को स्केलर कंसिडर करना है कि वेक्टर करना है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंगल को एक स्केलर ही ट्रीट कर रहे होंगे। बस ये पता होना चाहिए कि एंगल मे बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। कब? व्हेन इट इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। मुझे बताइए जरा, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है? इज प्रेशर स्केलर और वेक्टर? क्योंकि मैं डिफाइन करने जाता हूं तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। एरिया को चलो स्केलर काउंट भी कर लूं तो न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में तो वेक्टर क्वांटिटी है। सो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर। कारण समझते हैं। सोचो अगर मैं सभी के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन एक फिक्स कर दूं, that means everyone in the world is going to travel towards positive x direction, everyone in the world is going to travel towards positive x direction। तो सभी की वेलोसिटी का साइन बताना जरूरी होगा क्या? आप सोचो, चल ही एक डायरेक्शन में सकते हैं तो क्या इतना कहना सफिशिएंट नहीं है कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड? वहां पर डायरेक्शन अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देगी। इसी तरह से प्रेशर को जब डिफाइन करने जाते हैं तो प्रेशर इज ऑलवेज डिफाइंड बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स। तो प्रेशर को डिफाइन ही परपेंडिकुलर किया जाता है, फिक्स है, कुछ और हो ही नहीं सकता। तो इसलिए डायरेक्शन लूजेस इट्स इंपॉर्टेंस। तो प्रेशर इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर, एज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं आप ये। और हाँ, इसके लिए मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझाने के लिए। जैसे मान लो आपने किसी बीकर में वाटर फिल किया, यहाँ पे सपोज करो वाटर है, ठीक है। सपोज देयर इज वाटर इनसाइड अ बीकर, और मैं इसमें किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर की बात करूं, तो आपको क्या लगता है प्रेशर हर तरफ सेम है या अलग अलग है? ये जो पॉइंट मैंने रेड डॉट शो किया हुआ है, इस रेड डॉट पे हर तरफ से सेम प्रेशर पड़ रहा है या अलग प्रेशर? प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। जब सब तरफ उसकी वैल्यू सेम हो गई तो उसके लिए डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। प्रेशर इज सेम एट वन पॉइंट, लेकिन ये तभी होता है डियर जब लिक्विड का मोशन ना हो, ठीक है। इस पॉइंट को मैं पी लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए। प्रेशर एट ए पॉइंट inside, pressure at a point inside liquid, liquid at rest, pressure at a point inside a liquid at rest remains same, remains same in all directions, in all directions। तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस हो गई खत्म, इसीलिए उसे क्या ट्रीट करते हैं? स्केलर ट्रीट करते हैं, ये भी कह सकते हो। और इट इज ऑलवेज डिफाइंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, सो नो डिपेंडेंस ऑन डायरेक्शन, ठीक है। हुआ क्लियर आपको ये? तो आज आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, चाहे आप नेट पे सर्च करो जैसे मर्जी, आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। फिर मैं आपसे कल कुछ पूछूंगा कि भाई ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ऐसे करके आई विल टेक अ स्मॉल टेस्ट ऑफ योर्स।
तो चाहे आप नेट से हेल्प ले लो कोई बात नहीं, वैसे तो बहुत सारी चीजें आपको पता ही होती है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ऐसे करके लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर जॉब यू हैव टू डू टुडे, काइंडली पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस। राइट, अब क्या करें, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझ लिया, थोड़ा आइडिया सा लग गया। अब वेक्टर को मैं दो दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, लिखना जरा, ऐसे लिख दीजिए, पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स को पोलर कहा जाता है, लिखिए, वेक्टर्स हैविंग either a fixed initial point, आई होप मैं बहुत स्लो नहीं बोल रहा हूं, आप आराम से लिख पा रहे हो, either a fixed initial point, ब्रैकेट में डाल देता हूं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, लाइक डिस्प्लेसमेंट, और a point of application, or a point of application like force, like force. Vectors having either a fixed initial point or point of application are called polar vectors. Are called polar vectors. ठीक है, अब इसके अगर एग्जांपल्स डालने हैं तो डिस्प्लेसमेंट से शुरू करता हूं। एग्जांपल्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, और इसमें क्या आने वाला है, जो आप नॉर्मल पढ़ते हो ना लीनियर मोशन के अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते, एक्सेट्रा लिख के छोड़ देता हूँ मैं, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, जिनसे आप फेमिलियर हो 6-7 से लेकर अभी तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है एक्सियल वेक्टर्स, जो आपके लिए अभी काफी हद तक नए हैं। एक्सियल वेक्टर्स कौन से हैं एक्सियल वेक्टर, जैसा नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स एक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। सो भाई एक्सिस के अलोंग तो रोटेशन में ही डिस्कस हो सकता है सिर्फ, तो एग्जैक्टली सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में कुछ स्पेशल वेक्टर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, उन्हें हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब। तो लिखिए, वेक्टर्स, vectors defined along the axis, defined along the axis of rotation, axis of rotation are called axial vectors, are called axial vectors। axial ब्रैकेट में लिख के रख दो, even in circular motion, even in circular motion, ये सर्कुलर मोशन में भी रहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, मैं ऐसे बना रहा हूँ कि कोई चीज रोटेट कर रही है एक्सिस के अलोंग ऐसे करके, तो इस टाइम इस एक्सिस के अलोंग कौन कौन से वेक्टर्स डिफाइन किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, आई विल राइट द सिंबल एज वेल, ओमेगा, वेक्टर साइन डाउन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मैं ये ज्यादा एग्जांपल्स इसलिए लिख रहा हूँ कि इधर ऊपर वाले जो एग्जांपल थे ना, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, इनसे आप फेमिलियर हो, फिर भी आराम से हो जाएंगे, लेकिन ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। देन टॉर्क, टॉर्क का सिंबल ये होता है टाउ, टॉर्क, एटसेट्रा,
ठीक है, आई होप आप अच्छे से पोलर और एक्सियल का मतलब समझ पाए। फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, या फिर ये वाले अलोंग द एक्सिस जो एड करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, नाउ वी शुड वर्क ऑन कि भाई जो वेक्टर है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, सी आपका माइक ऑन हो गया। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और सिंबल दोनों की बात करूंगा। तो पहले बात करता हूँ सिंबल। वेक्टर के सिंबल का क्या मतलब है, तो ये भी एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम ऐसे v के ऊपर वेक्टर साइन डाल के रिप्रेजेंट, या फिर हम v को ऐसे करके बोल्ड बना सकते हैं। अगर ऐसे करके बोल्ड बना दो तो भी चलेगा। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि नॉर्मली ये वाला तो बुक्स में जहाँ प्रिंटिंग होती है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला हम लोग आराम से डेली यूज में यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे लिए बनाना आसान है। तो आपके लिए तो वेक्टर का जो सिंबल है वो मेनली ये वाला है, पर आपको पता होना चाहिए कहीं पे अगर बोल्ड में लिखा हुआ है तो वो भी वेक्टर का है। ठीक है, दिस इज द सिंबल। जैसे वेलोसिटी के लिए बना दिया, ऐसे ही अगर मैं किसी वेक्टर के लिए ये लिख दूं तो ये ए वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं जीरो के ऊपर ये वेक्टर साइन डाल दूं तो ये जीरो वेक्टर कहना पड़ेगा आपको, दैट बिकम्स अ कंपल्शन। सो दिस वन इज व्हाट, दिस इज जीरो वेक्टर। बाद में बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ये तो मैंने सिंबल बताया। सेकेंड, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हुए ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों से बना हुआ है, तो उसको दोनों ही बतानी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात अब ध्यान रखना, वेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से प्योरली ज्योमेट्रिकल होता है, प्योरली ज्योमेट्रिकल। जो मैंने अगर आपको ध्यान हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए आपसे एडिशन के बारे में पूछा था ना, तो ज्योमेट्री तो यूज करी थी हम लोगों ने, तो बस इसलिए आपको आसान लगेगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, ऐसे करके एक लेंथ बनाते हैं, या एक काम कर सकता हूँ आई कैन यूज इट, ऐसे बनाते हैं ये बना। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ठीक से। ये एक वेक्टर है जिसमें ये जो एंड पॉइंट है इसे हम टेल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ अ वेक्टर। और इसे माय डियर हेड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हेड। ठीक है, टेल एंड हेड। हेड किस चीज के बारे में बताता है, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन, कि जिस तरफ आपने हेड लगा दिया उस तरफ डायरेक्शन। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या बताती है, आप में से कोई बता सकता है लेंथ क्या बताती है। लेंथ टेल्स अबाउट, सोचो एक वेक्टर की लेंथ कम बनाई एक की ज्यादा बनाई, राघव। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेंथ टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड। तो ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि जो ये बिल्कुल जहां से शुरू होता है उसे टेल कहते हैं, और जहां पे एरो हेड लगा होता है उसे हेड बोलते हैं। तो टेल टू हेड एक वेक्टर डिफाइन किया जाता है। हेड किस चीज के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। और माय डियर जो लेंथ होती है, ये लेंथ किस चीज के बारे में बताती है, ये मैग्नीट्यूड। आप सब जानते हो मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख दीजिए, लेंथ of a vector is proportional to magnitude. Length is proportional to magnitude. ठीक है, it is proportional to magnitude. बस इतना ही लिख दो, क्योंकि एरोहेड का तो पता ही है, एरोहेड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। तो बस लास्ट आज के लिए ये देखते हैं कि अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं और फिर ये बना देता हूं, मैंने इसको इसका डबल बनाने की कोशिश करी है। तो अगर ये है 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या है, इसे क्या लिखूं, ये इसका डबल है, तो इसे लिखूंगा 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, अब देख पा रहे हो ना, लेंथ डबल कर दी तो अपने 2 से 4 कर दिया उसको, एरो मैंने सेम डायरेक्शन में रखा तो क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स नॉर्थ। वहीं अगर मैंने ऐसे बना दिया होता,
ऐसे करके, ये मैंने लेंथ को डबल रखा है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, तो ये क्या बन जाता 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। तो यहां से बस मुझे आपको ये समझाना था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेंथ बड़ी समझ से बनानी पड़ती है, बड़ा वेक्टर है तो बड़ी लेंथ बनाओ, छोटा है तो छोटी बनाओ, जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग एरो लगाओ। किसी वेक्टर की डायरेक्शन पलटनी है तो और को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना, ये आपको रीड करना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल टाइम हो गया है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, कल इसको और आगे अच्छे से टेक ऑन करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने क्या बताया, आप चाहें तो मैं क्विकली रिवाइज करवा सकता हूँ आपको, जिन बच्चों की क्लास नहीं है वो रुक जाए, 1 मिनट लगेगा बस। देखिए आपको बताना था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, पर उसके साथ साथ जरूरी है कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, यानी कि इनका रिजल्ट एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है पर अलजेब्रा सिंपल फॉलो करती हैं, वो स्केलर ही कहलाती है। जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये आप अब यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट अगर 2 और 3 है तो माय डियर 2 और 3 का रिजल्ट हमेशा 5 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 2 और 3 डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कंसिडर कर लूं, ये देखिए 2 और 3 डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कंसिडर कर लूं, तो उसका रिजल्ट 1 से लेके 5 के बीच में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन देम। तो नया क्या पढ़ रहे हैं, नया ये पढ़ रहे हैं भाई, जो अब नई तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनका रिजल्ट इनके बीच में होने वाले एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज न्यू। बस ऐसे फोर्स के लिए 3 + 4 7 होता है, यहाँ पे 1 आ गया तो रिजल्ट 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जैसा अगम ने बताया था कि इसके इनफाइनाइट रिजल्ट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रिजल्ट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। फिर कुछ एक मैंने सिंपल एग्जांपल लिए कि एरिया स्केलर भी है वेक्टर भी है, एंगल वेक्टर तभी है जब ये बहुत ही स्मॉल होता है, प्रेशर स्केलर है, उसका मैंने रीजन समझाने की कोशिश करी। तो ऐसे करके हर एक चीज को समझा जा सकता है। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, मेक अ लिस्ट। फिर मैंने पोलर और एक्सियल आपको समझाया कि भाई डिस्प्लेसमेंट फोर्स टाइप जो वेक्टर्स होते हैं, मोमेंटम होते हैं, ये सब पोलर होते हैं, जबकि जो एक्सिस के अलॉन्ग डिफाइंड होते हैं वो एक्सियल होते हैं। उसका एग्जांपल याद होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एटसेट्रा। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में 2 चीजें बताई मैंने आपको, एक तो आपको सिंबल की क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे बनता है, और दूसरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जो इसकी लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, और फिर ये डिफाइन होता है टेल से लेके हेड तक, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की। ठीक है, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द लेक्चर।